नमस्कार। डीजे विशेष में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। आज भारत छोड़ो आंदोलन की जयंती है, वर्षगांठ है। दर्शकों, आप जानते हैं कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक बहुत ही प्रभावशाली आंदोलन चलाया गया था जिसका नाम था भारत छोड़ो आंदोलन। और इस आंदोलन के बाद अंग्रेजी हुकूमत को भारत से जाना पड़ा था। यानी ये वो सबसे प्रभावशाली आंदोलन था जिसके बाद ये लगने लगा था कि हमको आज़ादी मिल जाएगी और अंग्रेज़ों को ये लगने लगा था कि उन्हें एक ना एक दिन ये देश छोड़ना पड़ेगा। मुझे लगता है कि एक बार फिर से हमें आज ही के दिन, इस भारत छोड़ो आंदोलन की जयंती के दिन, ये संकल्प लेने की ज़रूरत है, चीनी भारत छोड़ो। और जब हम ये बोलते हैं कि चीनी भारत छोड़ो तो हमारा इशारा बहुत साफ होता है कि चीनी सामान और चीनी कंपनियों की भागीदारी से हमको मुक्त होना होगा और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है आत्मनिर्भर भारत। और हम भी लगातार डिजाइनर न्यूज़ के माध्यम से अपने दर्शकों से अपील कर रहे हैं कि चीनी सामान का बहिष्कार करो, चीनी सामान मत खरीदो, उसका उपयोग मत करो। इसी संदर्भ में आज हमारे साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण पैनल मौजूद है। मेरे साथ मौजूद हैं श्री विकास मिश्र। आप महानगर संयोजक हैं स्वदेशी जागरण मंच के। स्वदेशी जागरण मंच एक लंबे समय से स्वदेशी अपनाओ, आत्मनिर्भर बनो ऐसा अभियान चला रहा है, आत्मनिर्भर बनने के प्रयास कर रहा है, लोगों को जागरूक कर रहा है। और इस आंदोलन के बहुत सुखद नतीजे भी हमारे सामने आने लगे हैं। जैसे कि राखी पर हमने लगभग 4000 करोड़ की चीनी राखी नहीं खरीदी, ये एक बड़ी सफलता है। मेरे दूसरे खास मेहमान हैं श्री डॉक्टर कन्हैया आहूजा। अर्थशास्त्री हैं, अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं और लंबे समय से अर्थशास्त्र और खासकर अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र से जुड़े हुए हैं। वे जानते हैं कि भारत और चीन के बीच में व्यापार की असलियत क्या है, WTO की हकीकत क्या है और अगर इससे मुक्त होना है तो अर्थशास्त्र का रास्ता क्या है, इसी विषय पर उनसे हम चर्चा करेंगे। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार, इंदौर प्रेस क्लब के अध्यक्ष श्री अरविंद तिवारी जी, जो लंबे समय से रिपोर्टिंग के क्षेत्र में कार्यरत रहते हुए बाज़ारों की हकीकत को जानते हैं और मध्य प्रदेश में खासकर पीथमपुर में या जो फार्मा सेक्टर है वो किस तरह से चीन पर या चीनी सामान पर आश्रित है, उसके बारे में वो लगातार लिखते रहे। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। थैंक यू। विकास जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि ये जो भारत छोड़ो आंदोलन की जयंती और स्वदेशी जागरण मंच का एक अभियान लंबे समय से चल रहा है, चीन मुक्त भारत या चीनी सामान से मुक्त भारत, इसकी रूपरेखा क्या है? देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम बचपन से पढ़ते आए हैं, 9 अगस्त 1942 आज़ादी के पूर्व के प्रमुख आंदोलनों में से अंतिम प्रमुख आंदोलन जो था वो भारत छोड़ो आंदोलन था, जो महात्मा गांधी जी के आह्वान पर दिया गया था और इसमें पूरे देश के नागरिकों से आह्वान किया गया था। ये एक्चुअली ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ था। 9 अगस्त 1942 से शुरू हुआ आंदोलन आज हमको फिर एक इस रूप में चीनी कंपनियां भारत छोड़ो, चीनी वस्तु भारत छोड़ो के रूप में हमको सामने लेकर आना पड़ रहा है। आंदोलन का हमारा जो तर्ज है वो उसी आंदोलन पर है, भारत छोड़ो आंदोलन पर। हमारा देश की सभी जागरूक जनता से, नागरिकों से ये आह्वान है कि अब हमारी प्राथमिकता कोई और सही मगर चीन नहीं सर्वप्रथम है। चीनी वस्तु, चीनी कंपनियां, इनको हमको भारत से बाहर निकालना है, इन पर हमारी निर्भरता हमें कम से कम करना है। ये हमारे आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य है। विकास जी, आपने ये ज़रूर कहा कि कोई और सही चीन नहीं, चीन की निर्भरता भी कम करने की आप बात कर रहे हैं और ये लंबे समय से आप आंदोलन चला रहे हैं। इसके क्या सुखद परिणाम इन दोनों आपको देखने को मिले या आपका आंदोलन किस मुकाम तक पहुंच पा रहा है? पिछले कुछ महीनों में हमने ये देखा है कि हम ताज़ा उदाहरण राखी का लेंगे, जैसा आपने जिक्र किया, लगभग 4000 करोड़ का बाजार राखी का जो चीन पर निर्भर था, उसको हमने आर्थिक रूप से धक्का पहुंचाया है। हमारी अनेक बहनों ने यह स्वदेशी राखी निर्मित करके व्यक्तिगत माध्यमों से, व्यापारियों के माध्यमों से इनको लोगों तक पहुंचाया है
और लोगों ने इसको स्वीकार किया है। पिछले 4 महीने में लोगों का चीन के प्रति जो नफरत और गुस्सा था, चीन के जो पिछले कृत्य थे, गलवान घाटी जो ऐसी एक उनकी हरकत, नापाक हरकत थी जिसने हमारे 20 जवानों को, हम स्पष्ट कहेंगे कि हत्या की। गलवान तो कोरोना भी उनकी देन है, कोरोना भी उन्हीं की देन है। तो ये इससे लोगों के मन में जो नफरत जागी है और लोगों ने उसको एक निगेटिव रूप में लिया है, उसका परिणाम हम ये देख रहे हैं कि लोगों ने स्वेच्छा से चीनी वस्तुओं का, चीनी सामान का बहिष्कार करने की शुरुआत की है। डॉक्टर आहूजा, अर्थशास्त्री के नाते आप ये बताइए कि विकास जी तो बात कर रहे हैं एक आंदोलन की, लेकिन एक अर्थशास्त्री के नाते मैं आपसे उस जमीनी हकीकत की बात करना चाहता हूं कि क्या चीनी सामान का बहिष्कार करना और क्या चीनी सामान से मुक्त हो जाना इतना आसान है जितना कि विकास जी सोच रहे हैं या कल्पना कर रहे हैं? प्रतीक जी, यदि हम चाइना की इकोनॉमी की बात करें तो चाइना की इकोनॉमी लगभग आज जो है वो लगभग $14 ट्रिलियन के आसपास है और बहुत विशाल इकोनॉमी है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है वो। यदि हम उसके मुकाबले भारत की इकोनॉमी की बात करें तो आज हमारी इकोनॉमी जो है वो $2.7 ट्रिलियन है, तो लगभग 4-5 गुना यदि आगे हमसे चाइना इकोनॉमी के मामले में। और चाइना ने जो पिछले 15-20 साल में जिस तरह की प्रगति की है, चाहे वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो या वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, चाइना ने अपने विकास के मॉडल को जिस तरह से डेवलप किया है वो बहुत अलग तरह का मॉडल है। और भारत में क्या हुआ है, भारत की यदि आप पिछले 15-20 साल की विकास की गाथा को देखें, विकास की जो हमारी जो प्रगति रही है उसको देखें, तो हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स तो 1991 में कर दिए, लेकिन उस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में हम कुछ पैरामीटर्स ऐसे हैं जिसको हम भूल गए। हमने उन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में पॉवर्टी कम करने की बात की, लेकिन उस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ने हमको डिस्पैरिटीज दे दी, अंतर दे दिया। गरीब और अमीर के बीच के अंतर है, रूरल अर्बन के बीच का जो अंतर है वो बहुत बड़ा अंतर है। उसके अलावा इस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ने हमने एग्रीकल्चर सेक्टर को पे बिल्कुल तवज्जो नहीं दी, हमने इनफॉर्मल सेक्टर पे तवज्जो नहीं दी, हमने अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे तवज्जो नहीं दी। और देखिए, जब कोरोना आया तो माइग्रेंट वर्कर जिस तरह से सड़क पर आए, जिस तरह से बेचारे वो परेशान हुए, ये क्या था? अनऑर्गेनाइज। आप ये कहना चाह रहे हैं कि 1991 के आर्थिक सुधारों ने देश में ही 2 देश खड़े कर दिए, भारत वर्सेस इंडिया। बिल्कुल हमारे जो बेसिक मैक्रो पैरामीटर्स थे हम वो उस पर ध्यान नहीं दे पाए। हमें लगा कि हमें आगे बढ़ना है तो इकोनॉमिक ग्रोथ पे ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन शायद हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भूल गए। हम चाहते थे कि हम देखिए विकास का मॉडल ऐसा हो जहां हमारे पास हॉस्पिटल्स हो, जहां हमारे पास स्कूल हो, जहां हमारे पास सड़क हो, जहां हमारे पास पीने का पानी हो। मैं मानूं कि हम चीन से मतलब मुक्त नहीं हो सकते? नहीं, ऐसा बात का मैं चाहिए संदेश लूं। यदि हम इंडिया और चाइना के ट्रेड की बात करें तो हम लगभग, हमारा जो ट्रेड है, हम लगभग 15% हमारा जो इंपोर्ट है, हमारा टोटल इंपोर्ट है, आज भी चाइना पर निर्भर है। और हम मात्र 4.5-5% एक्सपोर्ट हम चाइना को करते हैं, चाइना हमसे लेता है। लेकिन यदि हम सेक्टर वाइज हम बात करें, चाहे हम केमिकल सेक्टर की बात करें, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, तो ऐसा है जिसमें मोर देन 60% हमारी डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर है। फार्मा सेक्टर ऐसा है जिसमें हमारी डिपेंडेंसी मोर देन 50% है चाइना के ऊपर। और बहुत सारे इंडस्ट्री जैसे, बहुत सारे सेक्टर ऐसे जिसमें हमारी डिपेंडेंसी आज भी चाइना के ऊपर है। मैं इस जो भी ये मुहिम चली है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। और ये बिल्कुल है, ये जब तक हम इस तरह का इमोशनली या जिस तरह से भी हम इस तरह की मुहिम को आगे नहीं बढ़ाएंगे, हम कभी भी एक लक्ष्य को प्राप्त नहीं करेंगे। लेकिन लक्ष्य इतना आसान नहीं है, लक्ष्य पे टाइम लगेगा। जिस तरह की चाइना ने, जिस तरह से हमारी इकोनॉमी, जिस तरह से हमारी डिपेंडेंसी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद में चाइना पे बढ़ी है, आज 20% हमारा इंपोर्ट चाइना पे निर्भर है। हम फाइनल प्रोडक्ट्स की बात नहीं कर रहे, हम रॉ मटेरियल के लिए आज भी हमारी इंडस्ट्री चाइना की तरफ मुंह देखती। तो जब तक ये डिपेंडेंसी कम नहीं होगी तब तक हम जितनी भी कोशिश करें। अरविंद जी, बहुत महत्वपूर्ण बात डॉक्टर आहूजा ने की कि हम डिपेंडेंसी है, हम भावना से चाहते हैं, दिल से चाहते हैं, लेकिन इसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो बात मुझे लग रही है, मैं जिस पर आपसे सवाल करना चाहता हूं, कि आत्मनिर्भर भारत बने, ये संभव नहीं है। आप क्या सोचते हैं? देखिए, बिल्कुल स्वदेशी जागरण मंच का जो मुद्दा है कि चीन भारत छोड़ो, तो मुझे लगता है कि स्वदेशी जागरण मंच को एक तो इसको जन जन का मुद्दा बनाना पड़ेगा। जैसे अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो महात्मा गांधी, पंडित नेहरू और उस स्वतंत्रता संग्राम के दौर के जो सेनानी थे, उन्होंने उसको जन जन का मुद्दा बना दिया था, जनता से जोड़ दिया था, जन जन का आंदोलन था। तो विकास जी, एक तो स्वदेशी जागरण मंच को ये अपना जो चीन भारत छोड़ो अभियान जो है ना, इसको जनता तक ले जाना पड़ेगा। और दूसरा, इसको खाली जनता तक ले जाने से काम नहीं चलेगा। जैसे डॉक्टर आहूजा ने बताया कि हमने चीन के बहिष्कार का नारा दे दिया, लेकिन प्रैक्टिकली क्या वो संभव है? वो उस स्थिति तक संभव नहीं है। आज हम एक बात करें कि चीन से हम एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है,
या केमिकल, मोबाइल ज्यादातर मोबाइल की बात सामान करें चीन या का बना है। अपना फार्मास्यूटिकल सेक्टर की बात करें, चलिए हमने आपका आह्वान है और देश की जनता उसको प्रतिसाद देती, देश के उद्योगपति उसको प्रतिसाद देते हैं और हम बंद कर देते हैं कि नहीं लेते, लेकिन उसका विकल्प हमारे पास क्या? आखिर विकल्प हमें तैयार करना पड़ेगा। जब तक हम विकल्प तैयार करने में सफल नहीं होंगे, 4 महीने 6 महीने 8 महीने ये हो सकता है कि ठीक है, लेकिन अगर इंडस्ट्री को सर्वाइव करना है पर्टिकुलर कुछ इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, तो उनको आखिर उसके लिए जो जरूरी आवश्यकता है, हाँ, उसके लिए पूरा करना पड़ेगा। और आत्मनिर्भर भारत का जो नारा देश में दिया गया है और जिसको जनता के एक बड़े वर्ग में अच्छा प्रतिसाद मिला, तो मुझे लगता है कि स्वदेशी जागरण मंच को चीन भारत छोड़ो के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत, और आत्मनिर्भर भारत मतलब वो ऐसा आत्मनिर्भर भारत जो कि चीन पर भारत की निर्भरता को कम कर सके, उसके लिए। अच्छा, चूंकि यह संघ का एक अभियान है और देश की सत्ता पर संघ का एक अघोषित नियंत्रण माना जाता है, तो मुझे लगता है कि आपको उस दिशा में भी स्वदेशी जागरण मंच को प्रयास करना चाहिए कि आखिर हम चीन भारत छोड़ो की बात तो कर रहे हैं, लेकिन उस सेक्टर में हम अपने आप को आत्मनिर्भर कैसे बनाएं? अरविंद जी, मैं आपका जो मुद्दा है बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसका जवाब विकास जी से ले लेता हूँ। विकास जी, अरविंद जी ने 2 मुद्दे उठाए। एक तो ये कि स्वदेशी जन जागरण का एक जन आंदोलन बने, और दूसरा भारत को आत्मनिर्भर होना पड़ेगा उन तमाम चीज़ों पर, उन तमाम सेक्टर्स में जिन पर हमारी निर्भरता या डिपेंडेंसी चीन को लेकर है। तो स्वदेशी जागरण मंच के पास इस तरह का क्या भूमिका है, या क्या आप सोच सकते हैं कि किस तरह से ये जन आंदोलन बनेगा और डिपेंडेंसी कैसे खत्म होगी, इसके लिए आप क्या करने जा रहे हैं? मैं चाहूँगा कि इस पर आप प्रकाश डालें। मैं सबसे पहले जिक्र करना चाहूँगा अरविंद जी की उस बात पर कि यह जन जागरण का मुद्दा बनना चाहिए, जन जागरण आंदोलन होना चाहिए। तो मैं बताना चाहूँगा कि 1991 में जब स्वदेशी जागरण मंच की स्थापना हुई थी, तभी यह एक जन जागरण आंदोलन, जन जागरण मंच के रूप में तैयार किया गया था। और हमारा स्पष्ट सोच है कि जब तक हम भारत के एक एक नागरिक तक, उनके मानसिक पटल तक यह बात नहीं पहुंचाते हैं कि हमें स्वदेशी से क्यों जोड़ना चाहिए, स्वदेशी को हमको क्यों आत्मसात करना चाहिए, तब तक हम अपने किसी भी अभियान में हम अपने आप को सफल नहीं मानेंगे। स्वदेशी केवल स्वदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, उसका उपयोग यहीं तक सीमित नहीं होता है। स्वदेशी हमारे राष्ट्र की, हमारे देश की अस्मिता से जुड़ा हुआ है, और स्वदेशी की उपयोगिता और स्वदेशी का स्वाभाविक अर्थ स्वावलंबन है, और हम इसको स्वावलंबन तक लेकर जाना चाहते हैं। हम इसे एक एक व्यक्ति तक पहुंचाना चाह रहे हैं। रही बात ये कि हमारी डिपेंडेंसी चीन के ऊपर या अन्य देशों पर है, तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि चीन ने भी हमको खुद के ऊपर निर्भर बनाने में 1 साल 2 साल का वक्त नहीं लिया है। लगभग 19 साल 20 साल का एक बहुत लंबा समय है, जिसमें धीरे धीरे चीन या अन्य देश उनने हमारे देश में पहले चीन केवल इलेक्ट्रॉनिक सामान भेजता था, अब गणेश जी भेजने लगा, राखी भेजने लगा। जी, उसने भी घुसपैठ बढ़ाई। बिल्कुल। फार्मा की यदि हम बात करें तो फार्मा में 2001 से पहले हम बहुत बड़ा एक्सपोर्ट करते थे। हमारी दवाइयाँ विदेश बहुत निर्यात होती थी। बाद में धीरे धीरे ये स्थिति बनकर आई है कि हम रॉ मटेरियल पर भी चीन पर निर्भर हो गए। अभी हम देखेंगे तो हाइड्रोक्लोरोक्विन टेबलेट हमें इस कोरोना काल में जाकर मालूम पड़ा है कि उसके हम विश्व के सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं जी। और उसमें हमें बड़ा गर्व हुआ, और उस पर से हम इंदौर वासियों को यह गर्व हुआ कि जो एक्सपोर्ट होता है। जो अरविंद जी ने मुद्दा उठाया था, ये मैंने सवाल किया था कि इसका विकल्प क्या है। ये तो आप जो बता रहे हो कि हम चीन पर डिपेंड नहीं, इसका विकल्प क्या है? मैं वो स्वदेशी जागरण जानना चाहता हूँ। विकास जी, जैसे एक बात आपने खुद उठाई कि हम एक्सपोर्ट करते थे फार्मा सेक्टर में और अचानक हम चीन पे निर्भर हो गए, तो इसका कुछ तो कारण रहा होगा ना कि हम एक्सपोर्ट करते करते चीन पे निर्भर हो गए फार्मा सेक्टर पे। अचानक नहीं, इसके लिए एक बहुत लंबा समय लगा है, और इसमें बहुत सारी चीजें, चीन ने बहुत सस्ता माल हमारे यहाँ डंप करना शुरू किया है। WTO जब आया तो एंटी डंपिंग एक्ट बना है, रूल बना, जिसका पालन भी पूर्व में जिस तरीके से होना था वो नहीं हुआ। हमको उन पर एंटी डंपिंग टैक्स लगाना था ताकि हमारे यहाँ की जो उद्योग हैं वो नहीं मरे। ऐसे बहुत सारे हमारे पास पीछे उदाहरण दिखेंगे कि इन हमारे साथ अर्थशास्त्री कन्हैया आहूजा मौजूद हैं। मैं WTO के वो एक्सपर्ट भी हैं, पढ़ाते भी हैं। सर, ये WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व व्यापार संगठन, इसकी क्या भूमिका है
और क्या ये हमने WTO में साइन कर दिए तो क्या हम दुनिया की किसी भी चीज़ के सामान को आने को रोक नहीं पाएंगे, या हमारे उद्योग धंधे मर रहे हैं, हमारे यहाँ का व्यापारी परेशान है और चीन के गणेश जी बिक रहे हैं, चीन की राखी बिक रही है, चीन की झालर बिक रहे हैं, चीन के पटाखे बिक रहे हैं। WTO क्या कर रहा है? WTO क्या कर रहा है? प्रतीक जी, बहुत सिंपल सी बात है। WTO बना, WTO बनने के पीछे एक मुख्य जो उसके लिए उद्देश्य देखें आप, ये था कि इंटरनेशनल ट्रेड को हमें प्रमोट करना है और विभिन्न देशों के जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है लोगों का वो सुधारना है। ये उसके मुख्य उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपस में ट्रेड करें, जो बैरियर्स है, जो टैरिफ्स है, कोटाज है, वो कम हो, बैरियर्स कम से कम हो। लेकिन उसके पीछे आप यदि उसके पहले की स्टोरी पे जाए तो आप देखेंगे, जब हम चाइना और इंडिया की बात कर रहे हैं तो हमारी आज सोल्यूशन की जब हम बात कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि उनके फटाखे बिकते हैं, उनके सामान बिकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? प्रधानमंत्री का नारा देखिए, प्रधानमंत्री ने बहुत सही बात बोली, यदि हमें भारत के लिए आत्मनिर्भर का एक मॉडल डेवलप करना है तो हमें ग्लोबल से लोकल पर आना पड़ेगा। हमें अपनी इंडस्ट्रीज को बनाना, हमें अपनी इंडस्ट्रीज को मजबूत करना है। हमने क्या किया 20-25 सालों में? हमारी MSME सेक्टर को देख लीजिए, MSME सेक्टर आज कहाँ है? बहुत बुरे हाल में। 35% कॉन्ट्रीब्यूशन का GDP में है, बहुत बड़ा सेक्टर है, लेकिन सरकार का बहुत ज्यादा ध्यान MSME सेक्टर की तरफ नहीं है। आज अनएम्प्लॉयमेंट देख लीजिए, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए अधिकतर अनएम्प्लॉयमेंट कौन से सेक्टर से आता है? MSME सेक्टर से आता है। हमने व्हाइट कॉलर जॉब्स के लिए तो FDI बुला लिया अपने कर, लेकिन हमारे जो नॉन व्हाइट कॉलर जॉब्स है उसकी डिपेंडेंसी किसके ऊपर है? MSME सेक्टर के ऊपर है। तो हमें कहीं ना, आप हेल्थ सेक्टर को देख लीजिए, आज कोरोना ने हेल्थ सेक्टर को किस तरह से एक्सपोज किया है। हमारे पास आज भी आजादी के 74 साल बाद भी 8 डॉक्टर से 10,000 की जनसंख्या पर 8-8.5 बेड है हमारे पास 10,000 लोगों के ऊपर, और 64-65% हमारी जनसंख्या ऐसी है जिसको मेडिसिन से अवेलेबल नहीं हो पाती। तो ये हमारी आज हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, और हम अपनी GDP का मात्र 1.5% हेल्थ पे खर्च करते। तो कहीं ना कहीं हमारे जो विकास मॉडल है, यदि आप इसको बहुत डिटेल में जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमसे चूक हुई है। हमने अपनी जो बेसिक एमिनिटीज है, हम वो चीजें जिससे आदमी का विकास हो, हमारी ह्यूमन रिसोर्स का जो डेवलपमेंट होता है, उन डेवलपमेंट पैरामीटर्स पे हमने तवज्जो नहीं दी। चाहे वो हेल्थ ले ले, चाहे दूसरे सोशल सिक्योरिटी देख लीजिए, हमारे कंट्री में सोशल सिक्योरिटी नहीं है। जब तक सोशल सिक्योरिटी नहीं होगी तो एज ए पर्सन मेरी इफिशिएंसी नहीं आएगी। तो ये अरविंद जी, यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा ये भी उठता है कि जब आप गांधी जी के आंदोलन का जिक्र कर रहे थे तो गांधी जी ने कहा कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, और उन्होंने कहा कि हम विदेशी सामान का बहिष्कार करेंगे। तो लोग चलते रास्ते उनको मालूम पड़ता था कि शर्ट विदेशी, तो वो होली में जला देते थे, नंगे बदन अपने घर पहुंच जाते थे। वो राष्ट्रवाद, वो राष्ट्रीयता आज भारतीय में कहीं कम दिखाई देती है। हम भी चाहते हैं कि हमारा हाथ में जो मोबाइल हो वो बहुत महंगा मोबाइल हो, विदेशी मोबाइल हो। हम भी चाहते हैं कि हम जो परफ्यूम यूज़ करें, या जो कार हमारी हो, बड़ी कार हो, महंगी कार हो और विदेशी कार हो। तो ये जो हमारा विदेशी सामान का प्रेम और हमारे अंदर जो राष्ट्रवाद का एक जो ज्वाला होनी चाहिए, जो राष्ट्रवाद का एक भाव होना चाहिए, उसकी कमी कहीं ना कहीं हमको इस बात के लिए हमको विदेशी सामान का गुलाम बना रही है, ऐसा नहीं सोचते आप? बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि हमारे मन में राष्ट्रवाद कम हुआ है, राष्ट्रवाद को लेकर कमी है। लेकिन प्रतीक जी, मेरा तो एक सवाल ये है इस फोरम पे, चलिए मैं आज संकल्प लेता हूँ कि मैं विदेशी मोबाइल का उपयोग नहीं करूँगा, लेकिन जो मोबाइल 3 या 4 हज़ार रुपये में जो विदेशी मोबाइल मिल रहा है, भारत में बना हुआ 3 या 4 हज़ार रुपये का मोबाइल क्या मुझे सुगमता से उपलब्ध होने लगेगा? मेरा सवाल यही है। हम मेड इन इंदौर, हमने सब तरह के जुमले सुन लिए, मेड इन इंदौर, मेड इन मध्य प्रदेश और मेड इन इंडिया। अब जुमलों से काम नहीं चलेगा। मैं विकास जी से जो बात कह रहा हूँ ना, अब जुमलों से काम नहीं चलने वाला, अब हमें उसे हकीकत में धरातल पे उतारना पड़ेगा। आदमी तो तैयार है, आपके साथ देने के लिए आदमी तैयार है। मेरा हिंदुस्तान का आदमी तैयार है आपको फॉलो करने के लिए। आपने अगर नारा दिया कि चीन भारत छोड़ो, तो हिंदुस्तान का नागरिक तैयार है आपके, लेकिन उसको हमें विकल्प तो उपलब्ध करना चाहूंगा जी। देखिए, सर ने बहुत अच्छी बात करी है। आज जिस तरह की अर्थव्यवस्था हमारे पास है वो एक मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी है। बाजार निर्धारित करता है कि आपकी वस्तु का प्राइस क्या होगा। ये बहुत एक अलग तरह की व्यवस्था है इसमें। और इस मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी ने क्या किया है, उन लोगों, जो बेहतर लोग हैं, जिनके पास इनकम है, उन लोगों के पास तो रिसोर्सेस है, वो महंगे से महंगा सामान खरीद सकते हैं। लेकिन बहुत सारी हमारी जनसंख्या ऐसी है जो डिप्राइव्ड है, जिनके पास बहुत ज्यादा इनकम नहीं, मिडिल क्लास सेक्शन हमारा बहुत ज्यादा है। तो उन लोगों को
सस्ती चीजें चाहिए, उन लोगों को वो चीज चाहिए जो सस्ते में मिल जाए। मोबाइल फोन क्या कितना कर सकते, सही बात बोला सर ने, 3,000, 2,500 या 4,500 में एक अच्छा मोबाइल फोन हो। इंडिया में क्यों नहीं बन पा रहे मोबाइल फोन? क्योंकि हमने अपनी कॉम्पिटेंसीज पे ध्यान नहीं दिया, हमने अपनी इंडस्ट्रीज की प्रोडक्टिविटी पे ध्यान नहीं दिया, हमें अपनी कहीं ना कहीं हमें अपनी इंडस्ट्रीज की, हमें अपनी वर्कफोर्स की कॉम्पिटेंसीज को बढ़ाना पड़ेगा। विकास जी, ये मुद्दे हैं। यहाँ मैं ये कहना चाहूंगा कि जब जैसा प्रतीक भाई ने कहा कि गांधी जी ने जब आह्वान किया और लोगों ने शर्ट उतारी, तो यदि लोगों के पास शर्ट खरीदने के लिए पैसे नहीं थे तो लोग बिना शर्ट के चले हैं। ये राष्ट्र भावना जो है जब हमारे अंदर आएगी तब जाकर हम उस लेवल पर सोचेंगे। जैसे जब अभी चीन की हरकतों के कारण जब हमारे शहीदों को जो जान का नुकसान उठाना पड़ा और लोगों ने उसको अपने हृदय से लिया और उसके बाद परित्याग शुरू हुए, कई चीज़ों को लोगों ने छोड़ना शुरू किया, मना करना शुरू किया। ये अभी बहुत छोटा प्रतिशत है, लेकिन लोगों ने उस चीज़ को स्वीकारना तो शुरू किया है। अब यदि हम इस बात पर आते हैं कि टेक्नोलॉजी और सस्ती चीज़ों का उपलब्ध होना, तो हम यदि आप कुछ साल पीछे यदि जाएंगे तो हमारे स्वदेशी मोबाइल बड़ी कम कीमतों पे आए थे। 2-3 ऐसे मॉडल हैं जिनकी 2-3 कंपनियां जिनने काफ़ी कम कीमतों पे लॉन्च किया था। तो फिर यहाँ पर मैं आता हूँ कि आज जिन मोबाइलों को हम 28,000 30,000 रुपये में वीवो एप्पो के नाम पे ले रहे हैं, उनने उन सस्ते मोबाइलों से कम कीमत पे वो मोबाइल मार्केट में डंप किए हैं। नतीजा ये निकला कि हमारे उद्योगों को उसका नुकसान हुआ। हमको कुछ समय तक धैर्य रखकर हमको उस लेवल तक जाना पड़ेगा। आज यदि हमारा सामान बिकेगा तो निश्चित ही उसकी लागत कम होगी और वो कम रूप में उपलब्ध होगा। लोकल पर जहाँ तक हम आते हैं तो स्वदेशी जागरण मंच का एक प्रकल्प है आर्थिक सृजन, जो अभी अगले 1 महीने में हम जिला स्तर पे, कस्बा स्तर पर, बड़े शहरों में करने जा रहे हैं। उसमें हमारा वही आत्मनिर्भरता लोकल से लोकल तक, उसमें हमारा प्रमुख उद्देश्य हमारे शहर के ऐसे उद्यमी, ऐसे व्यापारी, ऐसे मैन्युफैक्चरर्स जो किसी न किसी रूप में 15, 20, 25, 50 लोगों को उद्योग उपलब्ध करा रहे हैं, 100 लोगों को उद्योग उपलब्ध करा रहे हैं, जो बिल्कुल जीरो से शुरू होकर आगे तक गए, हम उनको सामने लेकर आ रहे हैं। वो कहाँ तक पहुँचे आज इस प्रतियोगी कॉम्पिटिटिव मार्केट में, वो कैसे सस्टेन कर पाए, वो कैसे आज इंडस्ट्री चला रहे हैं, उनके कार्य का तरीका, उनकी शैली, उनको हम लेकर आ रहे हैं। विकास जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वदेशी जागरण मंच, जी, स्वदेशी जागरण मंच दत्तोपंत ठेंगड़ी के जमाने से कह रहा है स्वदेशी अपनाओ, देश को आगे बढ़ाओ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चीनी कंपनियों को ठेके दे रही हैं, चाहे वो रेलवे में हो, चाहे वो BSNL में हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के मुख्यमंत्री शंघाई जाते हैं, बीजिंग जाते हैं, वहाँ रोड शो करते हैं, वहाँ रेड कारपेट बिछा कर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते हुए तमाम ऐप्स चलते रहते हैं मोबाइल में। वो तो गलवान हो गया तो आपने कहा ऐप्स हटा दीजिए। क्यों गलवान होने की क्या प्रतीक्षा कर रहे थे आप लोग? गलवान के पहले क्यों ये ऐप नहीं हटाए गए? मैं यही कहना चाहता हूँ। मेरा बहुत स्वदेशी जागरण मंच का विरोध हर पार्टी से रहा है, चाहे वो पूर्ववर्ती सरकार हो, चाहे वर्तमान सरकार हो। वर्तमान सरकार के सामने भी स्वदेशी जागरण मंच ने अपना हमेशा विरोध दर्ज कराया है। एक सशक्त विरोध होने के कारण ही पिछले कुछ सालों में हमने जो नतीजे देखे हैं कि एंटी डंपिंग टैक्स बढ़ाना शुरू किया है और उनके जो सस्ते माल हैं उस पर कहीं ना कहीं नियंत्रण करने की कोशिश की गई है। जहाँ तक मैं बात करता हूँ ऐप पे यदि रोक लगाई गई है तो मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूँगा कि पिछले 1 वर्ष से हम डेटा लोकलाइजेशन का मुद्दा भी स्वदेशी जागरण मंच सरकार और जनता के बीच में लेकर जा रहा है कि हमारे जो भी डेटा, यहाँ पर मैं उस बात को भी एक सामने रखना चाहता हूँ कि हम सस्ते मोबाइल लेकर हमारा हर नागरिक अपना कार्य तो चला लेता है, लेकिन वह ये नहीं जानता कि अनजाने में हम अपना डेटा किनको दे रहे हैं, क्योंकि हमारा डेटा यहाँ स्टोर नहीं होता है। यदि आपने पढ़ा होगा बीच डाटा में चोरी की घटना है, डाटा चोरी है और एक तरह के सारे अब जासूसी का काम कर रहे हैं। लेकिन अरविंद जी, एक सवाल चीन से जुड़ा हुआ आपसे भी करना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी जी और चीन के जो शिपिंग साहब हैं राष्ट्रपति, उनका बड़ा दोस्ताना याराना रहा। हमने उनको झूला झुलाते हुए भी देखा, चाय पिलाते हुए भी देखा। 5 बार वो मिले, 3 बार तो वो जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब गए, 5 बार प्रधानमंत्री रहते हुआ है। तो उस सब के बावजूद चीन की जो कठोर व्यापार नीति है
और चीन जिस तरह से व्यापार करता है, उसके बाद कहीं लग रहा है कि हमारे साथ छलावा हुआ जैसे नेहरू जी के साथ हुआ था। श्वेत कपोत उड़ाते थे नेहरू जी और चीन के प्रधानमंत्री, और उन्होंने हमारी पीठ में छुरा भोंका। आपको लगता है कि वही कहानी फिर दोहराई गई है? देखिए, आम जनता के मन में तो यही बात है, आपने बिल्कुल सही कहा। आम जनता के मन में तो यही बात है कि हमारे साथ धोखा हो रहा है। आम जनता के मन में तो यही बात है, इसको हम झुटला नहीं सकते। बड़े नेता गले मिल रहे हों, रेड कारपेट बिछा रहे हों, लेकिन आम जनता तो यही मान रही कि हमारे साथ धोखा हो रहा है। और जब धोखा हो जाता है तो आप कहते हैं चीनी सामान का बहिष्कार करो। बहिष्कार तो जनता गले नहीं उतरता कि तुम कल तक आपको चाय पी रहे थे और आज हम आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं इंदौर का। आपको प्लेटफॉर्म तो उपलब्ध कराना पड़ेगा। इंदौर में जैविक सेतु नाम की एक संस्था बनी और उसने लोगों से कहा कि आपको हम जैविक सामग्री उपलब्ध कराएंगे, आप फर्टिलाइजर वाली सब्जियां मत खाइए, फर्टिलाइजर वाला अनाज मत खाइए, हम आपको ये सारी चीजें उपलब्ध कराएंगे। और उन्होंने एक साप्ताहिक हाट लगाना शुरू किया। लोगों ने उसे भरपूर प्रतिसाद दिया, क्योंकि लोगों की आवश्यकता की पूर्ति वहां से होने लगी थी ना। लोगों की जो जरूरत थी, उसने कहा मैं फर्टिलाइजर वाला गेहूं नहीं लूंगा, तो उन्होंने बोला हम आपको जैविक गेहूं उपलब्ध कराते हैं, जैविक सब्जी उपलब्ध कराते हैं। इस तरीके के अनेक कार्यक्रम हमारे स्वदेशी कार्यकर्ता भाई और बहन निरंतर चलाते हैं। नहीं, इसको आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं चला, चाहते हैं कि उसको आप जन जन तक ले जाए ना, ले जाना पड़ेगा आपको। आप जैसे मैं आप अपन बात कर रहे हैं कि फार्मा सेक्टर में है ना, कि फार्मा सेक्टर में हमारा बोलबाला था, हम एक्सपोर्ट के किंग थे, लेकिन बाद में उन्होंने सस्ते प्रोडक्ट देना शुरू किए और हमारे यहाँ डंपिंग करना शुरू कर दी। पिछले कुछ समय में जो नीतियों में परिवर्तन आना शुरू हुआ है, हम वापस अपने उस मुकाम पर पहुंचेंगे, लेकिन ये एक सतत चलने वाला आंदोलन है और ये समय इसमें जो आहूजा जी से लगेगा। एक्सपर्ट राय ले लेते हैं। आहूजा जी, आप कानून के जानकार हैं, खासतौर पर इंटरनेशनल कानून के जानकार हैं, WTO डंपिंग सब। अब आप मुझे इस मंच से ये बताइए कि सरकार को क्या करना चाहिए कि भारत का जो निर्यात है वो बढ़े, और चीन से जो आयात है वो सरकार कैसे प्रतिबंधित करे WTO की शर्तों के अंदर रहते रहते। ये इस पर मैं आपकी दूसरे शब्दों में सर कहें तो स्वदेशी जागरण मंच का जो चीन भारत छोड़ो का जो नारा है ना, उसको कैसे सपना साकार हो जाए, सरकार कैसे उसमें मदद कर सकती है। इतना आसान नहीं है। हम यदि आज नारा देते इमोशनली हम बोल दें कि हम चाइनीज प्रोडक्ट का बहिष्कार करेंगे, लेकिन वास्तविकता बहुत अलग है। यदि हम टोटल एक्सपोर्ट, यदि जो चाइना का टोटल एक्सपोर्ट है जो भारत की तरफ है वो सिर्फ 3% है, तो हम इसका मतलब कि 97% वो विश्व के अन्य देशों में अपना माल बेचता है। भारत में कितना है? सिर्फ 3%। यदि वो 3% आप पूरा का पूरा बंद भी कर देंगे तो क्या फर्क, तो चाइना को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। मेरा कहना है ये, हम तो मजबूत हो जाएंगे, हम मजबूत होंगे, लेकिन मेरा कहना है कि उसको 3% कम कर लेके क्या करना पड़ेगा? हमें अपने विकास के मॉडल में परिवर्तन लाना पड़ेगा। हमें विकास के मॉडल में हमें नीचे से ऊपर जाना पड़ेगा। अभी हमने 70 साल क्या कर दिया? 70 साल में ऊपर से नीचे आने की कोशिश करते गए। ऊपर वाला व्यक्ति तो मजबूत होता गया, नीचे वाला व्यक्ति आज भी सरकार की तरफ हाथ जोड़ के खड़ा रहता है, भाई मैं कैसे मजबूत। जब तक अर्थव्यवस्था नीचे से मजबूत नहीं होगी तब तक वो अर्थव्यवस्था, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर हो चाहे एग्रीकल्चर। आज देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर में मध्य प्रदेश को 5 साल से आप देखेंगे कृषि कर्मठ अवार्ड मिला है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आत्महत्या होती है। क्यों होती है? आपको रोकूंगा, हमें समय इसकी इजाजत नहीं देता। मैं आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, और सबसे बड़ी बात इस बहस का सार लबोलबाब यह है कि हमको राष्ट्रवादी होना पड़ेगा। हमको खुद स्वप्रेरणा से, हमारे पास विकल्प हो ना हो, प्लेटफॉर्म हो ना हो, लेकिन हमें यह इस नतीजे पर पहुंचना होगा कि हम भारत में जन्मे हैं, इसलिए भारत का माल ही लेंगे। जिस दिन हम स्वदेशी को खुद व्यक्तिगत तौर पर अपना लेंगे, उस दिन कानून कुछ भी हो, WTO कुछ भी हो, देश मुकम्मल हो जाएगा और हम आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि ग्लोबल से लोकल, और लोकल जब हम हो जाएंगे तो आत्मनिर्भर भी हो जाएंगे। सुखद समृद्ध भारत के लिए आत्मनिर्भरता बहुत ज़रूरी है। तो हम आज भारत छोड़ो आंदोलन की इस जयंती पर हम ये शपथ लें कि हम स्वदेशी को अपनाएंगे, भारत को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़। जय स्वदेशी।